today we will revise about the relationship between अरब एंड इंडिया, यानी कि अरब के साथ इंडिया का कल्चरल रिलेशनशिप, कल्चरल रिलेशनशिप बिटवीन अरब एंड इंडिया। ठीक है, या भारत और अरब का सांस्कृतिक संबंध। ठीक है, बट इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको जानना बताऊंगी कि देखो, आप जब भी इस चीज़ को डिस्कस करते हो ना, तो आपके सामने बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे गल्फ कंट्रीज़ आते हैं, गल्फ कंट्रीज़। अब गल्फ कंट्रीज़ और एक आपका आता है अरब कंट्रीज़। ठीक है, अरब देश, ये दोनों कहाँ हैं? फिर आपके पास नाम आता है मिडिल ईस्ट। ठीक है, फिर ये सारे जो चीज़ें हैं कहाँ से आते हैं? गल्फ कंट्रीज़ का मतलब होता है कि वो क्षेत्र जो पर्शियन गल्फ रीजन के पास है, यानी कि फारस की खाड़ी के पास जितने सारे कंट्रीज़ लोकेटेड है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो लोकेटेड है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गल्फ कंट्रीज़। यानी कि कौन से सी के पास, कौन से गल्फ के पास? पर्शियन गल्फ के पास। ठीक है, फारस की खाड़ी, ठीक है, के पास। उसी तरह अरब कंट्रीज, यानी कि जहाँ पे अरबी लैंग्वेज बोली जाती है, अरबी लैंग्वेज, ठीक है, बोली जाती है, ठीक। लेकिन मिडिल ईस्ट क्या है कि जब आप पूरे ग्लोब वाइज देखोगे तो ये मिडिल में पड़ेगा और ईस्टर्न साइड पड़ता है। दैट्स व्हाई यू सेइंग देम एज अ मिडिल ईस्ट। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि इन गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? बहरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारेट्स। ठीक है, यूएई। तो एक बार लिख देते हैं कौन कौन से कंट्रीज आते हैं इसमें, बताओ। बहरान, ठीक है, कुवैत, ओमान, ठीक है, कतर, सऊदी अरबिया, ठीक है, और यूएई। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब इमारेट्स। ठीक है, सो दीज आर कॉल योर अरब कंट्रीज। अब इनके साथ जो हमारे सांस्कृतिक संबंध है वो बहुत पुराने हैं। मतलब यू कांट इमेजिन कि हम लोग 8वीं से 13वीं सदी में, और हम लोग में कितने सारी चीज़ों का एक्सचेंज हुआ है। हमारे हर चीज़ का एक्सचेंज है, ट्रेडिशंस का एक्सचेंज है, हेरिटेज का एक्सचेंज है, हमारे बीच में कल्चर का एक्सचेंज है, हमारे बीच में एजुकेशन का एक्सचेंज है, हमारे आइडियोलॉजीज़ का एक्सचेंज है। एवरीथिंग वी हैव एक्सचेंज विद देम। सो हम लोग आज क्या करेंगे, इस चीज़ को वन बाय वन देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि देखो, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने जो साउथ ईस्ट एशिया था, पहले साउथ ईस्ट एशिया, जब हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया देखा तो हम लोगों ने कोरिया, जापान, ये सारी जो चीज़ें थी वहाँ से देखा। फिर हम लोगों ने सेंट्रल एशिया देखा, तो सेंट्रल एशिया में फिर वहाँ से एंट्री हुई। फिर सेंट्रल एशिया के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आज हम लोग रोम को देखा। रोम को जब देख रहे थे तो उसके साथ हम देख रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ है एंट्री में दे रहे थे। तो आज जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग अरब को देखेंगे, बिकॉज वहाँ तक तो हो गया है। मतलब इसके पहले टाइप तक हम लोग देख चुके हैं। अफगानिस्तान में लगभग 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म का प्रभाव वहाँ पे था। फिर इस्लामिक धर्म के आने से उसका प्रभाव थोड़ा कम होता गया। बट नाउ टुडे वी विल सी भारत अरब संबंध देखेंगे। ठीक है, सो अब देखो, भारत और अरब का रिलेशन।
इसमें क्या देखेंगे, देखो जब हमारे जितने भी वाटर वेज थे या लैंड वेज थे, यानी कि जो स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा हम लोग क्या कर रहे थे, पश्चिमी एशिया से भारत का संपर्क प्राचीन काल से हम लोग का चला आ रहा है। ये याद रखना है। हमारे पास एक सिल्क रूट, विख्यात सिल्क रूट भी मौजूद है। सो हम जब ये संबंध चला आ रहा है तो हम लोग इसमें से बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी जो कल्चर कल्चर थे, जो सभ्यताएं थी, जैसे कि हड़प्पा के संबंध में, फिर मेसोपोटामिया, बहरीन, कुवैत के क्षेत्रों में। साथ साथ हम जब फारस, फारस यानी कि व्हाट, ईरान, ईरान से भी था। ठीक है, ये जो ये मार्ग थे, इनसे हमारा आने जाने का जो संबंध था, इन सभी देशों के साथ था, इन सभी सभ्यताओं के साथ था। तो हम ये लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट के स्थल मार्ग प्लस जल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग, इन दोनों का हम के द्वारा हम लोग क्या कर रहे थे, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया से भारत का संबंध था। भारत का संपर्क बहुत प्राचीन काल से था, प्राचीन काल से था। ठीक है, जब ये प्राचीन काल से था तो यहाँ के द्वारा आप क्या देखोगे कि बहुत सारी सभ्यताएं जुड़ी। कौन कौन सी सभ्यता जुड़ी, एक हड़प्पा सभ्यता का संबंध। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध, फिर मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ठीक है, फिर बहरीन, फिर कुवैत। देखो मैं क्या कह रही हूँ, इस ये जो मेन हड़प्पा सभ्यता है, ये कहाँ पे आ रही है, ये हमारे इंडिया का है और पाकिस्तान का भाग का है। तो ये इस मेसोपोटामिया के साथ भी है, ये कुवैत के साथ भी है और ये बहरीन के साथ भी है। तो इन सभी के साथ साथ आप आपके जो फारस है प्लस पारस, पारस यानी कि आपका ईरान, ईरान से भी था, से भी था। क्या था, संबंध था। ठीक है, इन सब के साथ संबंध था, इसका साथ भी संबंध था। तो व्हाट वी कंक्लूड कि ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत पहले थे। इवन जब हम फारस का संबंध देखेंगे ना, तो वो 6वीं शताब्दी से पूर्व था, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी की बात कर रहे हैं। फारस के जो शासक थे ना, फारस के शासक कौन कौन से शासक थे, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे साइरस वन, साइरस, फिर डेरियस, डेरियस। इन लोगों ने तो भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था, किया था। ठीक है, और ये सारी जो बातें हैं ये ऐसे नहीं हैं, ये सारी बातों का हमारे पास लिखित प्रूफ है, क्योंकि हमारे पास इसके रिलेटेड अभिलेख हैं। ठीक है, तो अभिलेखों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बिकॉज ये जो अभिलेख ही हैं जो हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो इनको जो साक्ष्य हैं, कि जो साक्ष्य ये बताएंगे कि इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने आक्रमण किया था, जो अभी बताए। तो प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, प्रमाण के लिए हमारे पास क्या है, अभिलेख है। ठीक है, अब अभिलेख जब हैं तो वो कौन से अभिलेख हैं बताओ जरा। ये हमारे पास कौन से हैं, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस के जो आपके हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका, और आपके पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस। ठीक है, पर्सिपोलिस के जो ये दोनों अभिलेख है ना, अभिलेखों से मिलता है, लेखों से मिलता है। क्लियर है, इतना तो सबको क्लियर है, तो हमें प्रमाण में मिल गए। फिर आओ ईरानी आक्रमण का, तीसरा हमारे पास एक और है, ईरानी आक्रमण।
ठीक है। ईरानी आक्रमण का था, तभी तो हमारे पास कौन सी लिपि आई? देखो, ईरानी आक्रमण के कारण ही हमारे पास एक लिपि आई, खरगोष्ठी। ठीक है, खरोष्ठी जो लिपि है ये हमारे पास इन्हीं की वजह से आई, और ये खरोष्ठी लिपि का विकास भी हुआ। ठीक है, विकास भी हुआ। कल हम लोग पढ़े थे इस खरोष्ठी के बारे में। फिर दूसरी लिपि कौन सी आई? दूसरी लिपि हमारी सीरिया की थी, जो इसका नाम है अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि ये कहाँ की है? सीरिया की है। ठीक है, ये लिपि क्या है? सीरिया की है। और ये दोनों ही लिपि हमारे भारतीय लोग बहुत ज़्यादा परिचित हो गए, और इन दोनों के जो सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच में जो संबंध था, वो भी हमारे पश्चिमी एशिया में का प्रभाव देखा जा सकता है। हमारे भारत में भी इन दोनों लिपियों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये सरगोष्ठी लिपि जो है, ये आपको उत्तर पश्चिम भारत में प्रभाव दिखेगा। प्रभाव, ठीक है, कहाँ पे दिखेगा? उत्तर पश्चिम भारत में इसका प्रभाव मिलेगा। तो ईरानी आक्रमण की वजह से हम इन दोनों लिपियों को देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय इन लिपि से बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे। तो ये बता रहा है कि भाई हमारे पास संबंध है। ठीक है, अब देखो तीसरा, ये जो संबंध है, इन संबंधों की चर्चा किसने की? कि ये जो उनके यात्री थे, उनके व्यापारी थे। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ जब हो गया, तो एक पॉइंट लिखो कि इन दोनों के सांस्कृतिक संबंधों का, दोनों के सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच संबंध थे। बीच संबंध, ठीक है, कहाँ पर था? पश्चिमी एशिया, पश्चिम एशिया में इस्लामी सभ्यता का उदय, इस्लामी सभ्यता के उदय हुआ। तो उदय से क्या हुआ कि इसका साथ और भी गहरे संबंध हुए प्रसार के लिए, के कारण और गहरे संबंध, और भी गहरे संबंध। ठीक है, पहली चीज। चौथी चीज हम देखेंगे कि ये जो आप संबंधों की जो चर्चा थी, संबंधों की जो चर्चा है, उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? प्रमाण हमें कहाँ से मिले? ये एक्चुअली जो अरब के व्यापारी थे प्लस उनके जो यात्री थे। ठीक है, अब कौन कौन से यात्री थे या कौन कौन से व्यापारी थे? एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। एग्जाम्पल के तौर पे सुलेमान अल मसूदी, ठीक है, फिर हॉवल, फिर अल इदसिरी, इदरिसी, और भी अपने यात्रियों में इन्होंने क्या किया था कि इसके बारे में बोला था, चर्चा की थी। ठीक है, अब देखो 8वीं सदी से पहले जो था, ये से भी पहले जो हमारे साथ संबंध थे, इनकी चर्चा तो हमें लिखित भी मिल चुकी है कि हम 8वीं सदी से पहले भी चर्चाओं में थे, अपने सांस्कृतिक संबंधों के आदान प्रदान में थे, हम जानते थे। लेकिन अब अरब के जो साथ संबंध है वो मैं इम्पोर्टेंटली बोलना चाहूँगी, बिकॉज अब हम लोग देखेंगे कि खगोल विज्ञान हुआ, शल्य चिकित्सा हुआ, सिर्फ सांस्कृतिक का कल्चर ही नहीं, पढ़ाई लिखाई का भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आदान प्रदान किया है। आप देखोगे तो यू विल शॉक्ड, व्हाट आर दीज। देखो, सबसे पहला संबंध जो मैं देखूंगी वो होगा आपका खगोल विज्ञान का। ठीक है, तो खगोल विज्ञान के आदान प्रदान। ठीक है, क्या था कि खगोल विज्ञान के 2 बुक्स थे, खगोल विज्ञान के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत।
ठीक है। और एक आपके पास वो आएगी आपकी खंड खादक, खादक, ठीक है। अब इन दोनों बुक को, इस ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को अरब में पता है क्या बोलते हैं? इनको अरब में बोलते हैं सिंधिन, ठीक है, अरब में। और आपके इस खंड खादक को अरब में बोलते हैं अल अरकंद, अल अरकंद, ठीक, अरब में। तो जब इसको अल अरकंद, और ये दोनों किसकी बुक है? ये दोनों खगोल से की बुक है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों बुक आपके सिंध से, सिंध समझ में आ ही रहा है, सिंध से आपके बगदाद पहुंचे और फिर इनका अनुवाद किया गया, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स जो है खगोल के रिलेटेड, खगोल विज्ञान के रिलेटेड थे। तो ये दोनों बुक्स जो थे सिंध से बगदाद पहुंचे, बगदाद पहुंचे और उनका अनुवाद हुआ, और फिर वहीं उनका अनुवाद हुआ, उनका अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। जब इनका ट्रांसलेशन हुआ, देन यू कैन अंडरस्टैंड कौन सी भाषा में हुआ होगा, ठीक है। तो जब इनका ट्रांसलेशन हुआ, देन वी विल कंक्लूड इट एज व्हाट, सी, किसने ट्रांसलेशन किया? इसका अनुवाद आप देखोगे कि अल फजारी, किसने इसका ट्रांसलेशन किया? अल फजारी ने, अल फजारी, पहली चीज अल फजारी, ठीक है। अल फजारी ने जब इसका ट्रांसलेशन किया, इसके बाद और भी जो बुक थे खगोल विज्ञान के, जो आर्यभट्ट का या बारहमेकेत का जो खगोल के ग्रंथ थे, वो भी अरब जग में अध्ययन हुआ उनका, वो पढ़ा गया और फिर उसको भी ट्रांसलेट किया गया। जो भी वहाँ के लिटरेचर से एक्सपर्ट थे, लिटरेचर जो वैज्ञानिक थे, जो साहित्यकार थे, उन्होंने उनका ट्रांसफ़र किया। किसके बुक्स का भी ट्रांसफ़र हुआ? आपके आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट और वराह मिहिर, वराह मिहिर की जो खगोल की बुक थी, खगोल विज्ञान की, खगोल विज्ञान की जो ग्रंथ थे, उसका क्या हुआ? अनुवाद हुआ, अनुवाद हुआ। इतना क्लियर हो गया? खगोल विज्ञान वाला पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते वी विल शॉक्ड दैट, ये जानकर के जो अरब था, उनको जो मैथ्स की जानकारी थी वो भारत से ही मिली है। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो मैं कहूँगी वो था कौन सा? गणित की जानकारी, यानी कि मैथमेटिक्स की जानकारी। आप ये जानोगे कि अरब सभ्यता को जो भारत से ही एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो मिला वो था क्या? गणित का ज्ञान, गणित के क्षेत्र में। इसलिए जो अरब के विद्वानों ने हमारे प्रति क्या किया? अपनी संवेदनाएं प्रकट की, अपना ऋण प्रकट किया, और उसका हिंदिसा उसे कहते थे। अरब में गणित को क्या कहते थे? हिंदिसा। तो हम ये कहेंगे कि अरब सभ्यता को, अरब सभ्यता को भारत का एक बहुत एक इम्पोर्टेंट योगदान था, योगदान था। क्या था? गणित। क्या था वो? गणित, ठीक है। जिसे वहाँ अरब वैज्ञानिकों ने क्या कहा? ने अपनी अपनी संवेदनाएं, थैंकफुलनेस, संवेदनाएं, और थैंकफुल बोलो या इंडिया के प्रति ऋण बोलो, इंडिया के प्रति ऋण बोलो, प्रकट करने के लिए मैथ्स को क्या कहते थे? गणित को आप बोलना हिंदिसा कहते थे, हिंदिसा कहते थे। सो दिस पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक इट अ नोट बॉक्स, ठीक है। इसको क्या कहते थे? हिंदिसा कहते थे,
क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शून्य की अवधारणा थी जो कि भारत से मिली थी उसको, ठीक है, वो पहचान गए थे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजिट है। और इस डिजिट का हमें ज्ञान कहाँ से मिला? इंडिया से मिला। क्लियर है। अब देखो, ये जो सारे अरबी स्रोत हैं, हमें 10वीं से लेके 13वीं सदी के अनेक अरबी स्रोतों से ये पता चलता है, कम से कम 10वीं 10वीं से लेके आप 13वीं सदी के अनेक स्रोत मिलेंगे, अनेक अरबी स्रोतों से, अरबी स्रोतों से स्रोतों से पता क्या चलता है? क्या पता चलता है कि जो चिकित्सा प्लस जो औषधि विज्ञान है, औषधि विज्ञान विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस जो है, ठीक है, मेडिकल साइंस का बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का वहाँ के खलीफा जो थे हारून अल रशीद के बोला कि वहाँ के वैज्ञानिकों को कि इनका वहाँ के लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए, और जो हमारा नॉलेज है उसको और भी जानकारी उनको प्राप्त हो उससे, ठीक है। तो चिकित्सा और इसके विज्ञान से बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का वहाँ के जो खलीफा थे, क्या खलीफा किसे कहते हैं? राजनीतिक गुरु को कहते हैं या राजनीतिक प्रमुख को कहते हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है उसके जो राजनीतिक प्रमुख है उसको क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं, ठीक है। और इस खलीफा का ही जो सिस्टम है इसको 1924 में पाशा नाम के एक तुर्की के नेता थे, उन्होंने ख़त्म किया था। लेकिन जो भारत में जो आप मॉडर्न इंडिया के रेवोल्यूशंस पढ़ते हो या मूवमेंट पढ़ते हो गांधी जी के समय के, वहाँ पे खिलाफत आंदोलन चला गया था। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस खलीफा पद को वापस लाना था। वो फिर से चाहते थे कि खलीफा पद वापस आए, पर इसका इंडिया के फ्रीडम फाइटिंग में कोई भी उद्देश्य नहीं था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का। सो जो खलीफा थे उस वक्त के वो कौन थे? हारून अल रशीद, ठीक है। अब के निर्देश पर इन्होंने क्या कहा था कि निर्देश पर क्या करो कि इसका अरबी में अनुवाद करो, अरबी में अनुवाद किया जाए। किसने बोला था? भारतीय ग्रंथों का अरबी में। कौन से ग्रंथ थे? चिकित्सा और औषधि विज्ञान के, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी समृद्ध बनाया गया था। तो इम्पॉर्टेंट नोट हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि हम देख सकते हैं कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अरब को समृद्ध बनाया, समृद्ध या पावरफुल बोलो, पावरफुल बनाया, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा विज्ञान लिया? खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और आपके औषधि विज्ञान को भारत से ही उसको मिला है। अब देखो, जो 1991 में जब आर्थिक नीति आई तो उसके जरिए हम लोग उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण आदि चीज़ों को भी स्वीकार करते गए, और फिर हम देखेंगे कि भारत जो है एक पूरा वैश्विक क्षेत्र बना। क्लियर है। कब ये सारी जो ग्लोबलाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें आई, ये आपके 1991 में आई। तो अरब के साथ हमारे संबंध बहुत ही गहरे हैं। हमारे बहुत सारे कल्चरल्स जो होते हैं, हमारे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, उनसे भी हम ये देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें।